हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम आपके लिए ला रहे हैं सेमेस्टर सेकंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्लास 12th के, उनसे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस। बच्चों एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 12th में सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर है और ये टॉपिक बच्चों को बड़ा ही परेशान करता है। कभी कभी तो स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो इस टॉपिक को छोड़ भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बेसिक है जो कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है। बच्चों हम बात कर रहे हैं टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी की। जब बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच लॉन्च हुई बच्चों, तब बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल सा मतलब ये जाना जाता था कि जब भी कोई माइक्रोब या कोई भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए अगर वो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उस चीजों को हम किस टॉपिक में स्टडी करते थे? बायोटेक्नोलॉजी में। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जब हम चीज का फॉर्मेशन करते हैं, जब हम किसी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर हम बैक्टीरिया, फंजाई और भी कई सारे माइक्रोब्स को यूज करते हैं। बच्चों इन्हीं सब की स्टडी को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपकी क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं दिया गया है, बट व्हेन यू विल गो फॉर हायर क्लासेस वहां पर बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक पूरा स्ट्रीम है, एक पूरी ब्रांच है जिसको हम कई सालों तक स्टडी करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत स्कोप है। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमसे नीट नहीं निकला या फिर सर हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए जाना ही नहीं है तो बायो की फील्ड और क्या क्या है? तो बच्चों बायो की फील्ड्स में एक फील्ड रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से। आज कोविड के टाइम पर आप जो भी वैक्सीन यूज कर रहे हो, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कहीं ना कहीं उन वैक्सीन की डिस्कवरी भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बच्चों इस चैप्टर में हमको क्या स्टडी करना है? ध्यान से सुनिए। जब हम माइक्रोब्स को ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बट जब हम उन माइक्रोब्स को ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए यूज तो करते हैं, बट हम उन माइक्रोब्स को मॉडिफाई करते हैं according to our need, according to our desire. That branch of biotechnology is called modern biotechnology. अब यहां पर माइक्रोब्स को मॉडिफाई करने से हमारा क्या सेंस है? बच्चों हर ऑर्गेनिज्म का जो भी कैरेक्टर होता है, जो भी फिनोटाइप होता है, कहीं ना कहीं वो फिनोटाइप उसके जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। यस और नो? हम जेनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर्स ऑफ बॉडी, जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर्स ऑफ बॉडी। तो अगर हम किसी माइक्रोब को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम उस माइक्रोब को मॉडिफाई करते हैं जीन्स लेवल पर। जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सारे वर्ड हमने पढ़ रखे हैं। बच्चों जब हम माइक्रोब्स के डीएनए को मॉडिफाई करते हैं तो उस मॉडिफिकेशन से उसका जीनोटाइप चेंज होता है और जीनोटाइप मॉडिफाई होने से
उसका फिनोटाइप भी मॉडिफाई होता है। जब बायोटेक्नोलॉजी में हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम किसी माइक्रोब के डीएनए को चेंज करने की बात करते हैं, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। हमें उस डीएनए के साथ कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ उस माइक्रोब को हमें किस लिए मॉडिफाई करना है, उस चीज को भी हमें वहां पर एक साथ लेकर आना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए बच्चों, हम किसी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अपने इंसुलिन हार्मोन्स के जीन्स को ग्रो कराना चाहते हैं। हम बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले इंसुलिन हार्मोन्स के जीन्स को ग्रो कराना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल होने चाहिए जिनके साथ हम डीएनए को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। हम डीएनए को जिस भी प्लेस पर चाहें कट कर सकें, हम डीएनए को जिस भी प्लेस पर चाहें ऐड कर सकें। और बच्चों, जब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसे ही एंजाइम की डिस्कवरी हुई जिससे हम डीएनए को किसी भी एक प्रॉपर साइट पर कट कर सकते हैं, उस एंजाइम की डिस्कवरी के बाद मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम साइंटिस्टों के लिए बहुत ही इजी हो गया। उनको स्टडी करना, डीएनए को कट करके मॉडिफाई करना, फिर डीएनए को ऐड करना, ये सब कुछ इजी हो गया कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की डिस्कवरी की वजह से। आज उन्हीं एंजाइम्स में से हम एक एंजाइम डिस्कस करेंगे। दैट एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेसिकली इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन endonuclease enzyme. It is called restriction endonuclease enzyme. बच्चों, restriction endonuclease enzyme can cut our DNA molecule. वो कैसे कट करता है, कहां कट करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने की वजह से इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को कई सारे नाम दिए गए। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर। हम किसी भी चीज को कट करने के लिए सिजर यूज करते हैं, ऐसे ही जब हम डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स यूज कर रहे हैं, तो उन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। उन एंजाइम्स को हम केमिकल नाइफ्स कहते हैं। और जब हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कोई सर्जरी करते हैं तो स्किन में कट लगाने के लिए, स्किन में इंसिजन देने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पेल। बच्चों, ये एंजाइम भी डीएनए को कट करने के लिए यूज होता है। तो इस एंजाइम का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड केमिकल स्कैल्पेल। माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये एंजाइम कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर सिजर, व्हाट इज केमिकल नाइफ्स, व्हाट इज केमिकल स्कैल्पेल, these all other names synonyms of restriction endonuclease enzyme. Clear this thing?
बच्चों हम इस एंजाइम के बारे में कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ओरिजिन, वी विल डिस्कस अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस एंजाइम, कि हाउ दिस एंजाइम वर्क। क्लियर दिस थिंग? जस्ट देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की ओरिजिन की, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। व्हेन अ वायरस अटैक ऑन एनी बैक्टीरिया, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वायरस कैन इजीली क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। तो बच्चों वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बच्चों दिस वन इज अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल, दिस वन इज अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। जब कोई वायरस बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो उस वायरस को बच्चों हम नाम देते हैं, उस वायरस को बच्चों हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। नाउ लिसन, फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो दैट पैथोजन एक्ट एज अ एंटीजन। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। क्या बनाती है बच्चों? एंटीबॉडीज। क्यों बनाती है? सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय दैट पैथोजन। सिमिलरली जब कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, जब कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बच्चों बैक्टीरिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ एंजाइम। वन एंजाइम इज कॉल्ड मिथाइलेज and one enzyme is called restriction endonuclease. This enzyme, restriction endonuclease, this enzyme inhibit bacteriophage to attack on bacteria. That means restriction endonuclease is a part of defense mechanism of bacteria। और बच्चों बैक्टीरिया is a kind of prokaryotic cell, बैक्टीरिया is a kind of prokaryotic cell। तो बच्चों restriction endonuclease प्रोकैरियोट की बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला डिफेंस मैकेनिज्म का एक ऐसा एंजाइम है जो उस प्रोकैरियोट पर अटैक करने वाले बैक्टीरियोफेज को डिस्ट्रॉय करता है। दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ओरिजिनेट फ्रॉम बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज originate from bacteria. Clear this thing? That means restriction endonuclease have prokaryotic origin. इनकी origin कहां से हुई बच्चों? बैक्टीरिया से। और my dear students, restriction endonuclease की डिस्कवरी के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें से कुछ साइंटिस्ट फेमस थे जिनके नाम थे आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। आर्बर, नाथन एंड स्मिथ, इन तीनों साइंटिस्टों ने
इन तीनों साइंटिस्टों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर अलग अलग टाइम पर वर्क किया, बट इन तीनों साइंटिस्टों को एक साथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। क्लियर दीज थिंग्स? नाउ बच्चों, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस which was produced by bacteria to kill the bacteriophage to inhibit its growth, कुछ भी हो सकते थे वो, बट जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ इन साइंटिस्टों के थ्रू, उस फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम था, it is called hind second or it is called hind 2. You can relate it anyway, hind second or hind 2, hind second and hind 2. This was the first discovered restriction endonuclease. First discovered रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बच्चों, अभी तक टिल नाउ 900 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी तक बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स, 230 टाइप्स में से 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए जा चुके हैं। 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो बच्चों, दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर दिस थिंग? बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ओरिजिन इस पॉइंट से तो क्लियर हो गई कि वो कहां से सिक्रीट होते हैं, उन्हें कौन सिक्रीट करता है और क्यों सिक्रीट करता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एंजाइम्स की कैटेगरी पर। देखो बच्चों, एंजाइम्स की एक कैटेगरी होती है, दैट इज न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज वो एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पर वर्क करते हैं। न्यूक्लिएज वो एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए पर वर्क करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, न्यूक्लिएज में दो कैटेगरीज हैं। वन इज एक्सोन्यूक्लिएज, one is exonuclease. Suppose this one is a DNA double stranded, this one is a 3 end, this one is a 5 end, 3 end, 5 end. जब कोई एंजाइम डीएनए के एक स्ट्रैंड को ब्रेक करना स्टार्ट करता है from its terminal end, from its terminal end, from its terminal end, then that enzyme is called exonuclease. Then that enzyme is called exonuclease. बच्चों, I am again repeating, वो न्यूक्लिएज एंजाइम जो डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को आइदर डीएनए और आरएनए व्हेन इट स्टार्ट टू कट दैट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स टर्मिनल एंड, आइदर फ्रॉम 3 एंड और फ्रॉम 5 एंड, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लिएज। तो वो न्यूक्लिएज एंजाइम जो डीएनए को उसके एंड से कट करता है,
दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियेज। बच्चों जो सेकंड कैटेगरी है एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए के एक ही स्ट्रैंड को कट कर सकता है, बट वो डीएनए के स्ट्रैंड को सेंटर में कहीं पर भी कट कर सकता है। दैट कैन कट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट मिडल ऑफ द स्ट्रैंड, इन मिडल ऑफ द स्ट्रैंड। तो बच्चों एक्सोन्यूक्लियेज कैन कट द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स टर्मिनल एंड। एंडोन्यूक्लियेज कैन कट द डीएनए मॉलिक्यूल in any place in the center but not from terminal end। but यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है बच्चों, ये एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ कट करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ कट करता है। अभी जब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड थिंग, ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, हमने जेनेटिक्स में पढ़ रखा है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट। तो बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है तो इट बेसिकली कट डीएनए स्ट्रैंड, इट बेसिकली कट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, इट बेसिकली कट शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। क्लियर दिस थिंग? तो दिस इज अबाउट ओरिजिन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब हम बात करते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मैकेनिज्म और नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। देखो बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नॉमेनक्लेचर, बच्चों जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, ऑब्वियस सी बात है उसका जो नाम रखा जाता है, जो भी नाम है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। और जब हम कोई नाम सुनते हैं और अगर हम 4 अलग अलग फैमिलीज के नाम सुन रहे हैं तो हम थोड़ा सा भी आइडिया ले लेते हैं कि हाँ ये नेम इस फैमिली से बिलोंग करता होगा। यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ और वो किसी शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपके सामने 4-5 फैमिलीज हैं जो अलग अलग हैं, कोई जैन है, कोई शर्मा है, कोई पंडित है, कोई कुछ भी है। बच्चों वहां पर आपको उस बच्चे को उस फैमिली से आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। सिमिलरली जो नॉमेनक्लेचर दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को, वो नॉमेनक्लेचर उनको दिया गया उस बैक्टीरिया के बेस पर जिस बैक्टीरिया से वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सिक्रीट होता है, या हमने जिस बैक्टीरिया से उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को एक्सट्रैक्ट किया उस पर ही हमने उसका नाम रख दिया। बट यहां छोटी सी प्रॉब्लम ये आई कि सपोज करो हम किसी बैक्टीरिया से 10 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम उन 10 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा किस ऑर्डर में निकाला गया, कौन सा फर्स्ट टाइम निकाला गया, कौन सा सेकंड टाइम निकाला गया। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम क्या आई
कि सपोज कीजिए एक बैक्टीरिया की ही 5 अलग अलग वैरायटीज हैं और उन पांचों से हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट किया और हम कह सकते हैं कि वो पांचों बैक्टीरिया की डिफरेंट वैरायटीज नए नए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस वैरायटी से प्रोड्यूस हुआ है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमने एक नॉमेनक्लेचर दिया। हम उस नॉमेनक्लेचर को पहले समझते हैं कि क्या बेसिक्स हैं उस नॉमेनक्लेचर के, और फिर हम आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। EcoR1, okay, this is one of the example of restriction endonuclease। क्या रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है बच्चों, दिस वन इज अ फर्स्ट लेटर। दिस लेटर, फर्स्ट लेटर, दिस लेटर रिप्रेजेंट genus of that particular bacteria from which this enzyme is produced। फर्स्ट लेटर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उस बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेकंड एंड थर्ड लेटर डिनोट सेकंड एंड थर्ड लेटर, second and third letter, second and third letter of that enzyme denote species of that bacteria, species of that bacteria। fourth letter denote वैरायटी ऑफ दैट बैक्टीरिया। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी बैक्टीरिया की 5 वैरायटीज हैं, तो उस चीज को डिस्कस करने के लिए जो फोर्थ लेटर है दैट रिप्रेजेंट वैरायटी। वैरायटी को हम साइंस की लैंग्वेज में, बैक्टीरिया की लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्ट्रेन। हमने क्लास 11th में पढ़ के रखा है ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव वैरायटीज थी। यहां पर भी वो वैरायटीज को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और सुनिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नेम में आपको ये फोर्थ लेटर मिले। ये लेटर ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर किसी बैक्टीरियाज की वैरायटीज नहीं है तो वहां पर हम स्ट्रेन वर्ड यूज नहीं करते। दिस रोमन नंबर, दिस रोमन नंबर डिनोट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। अब नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन? सपोज करो मैंने यहां लिखा है फर्स्ट, रोमन नंबर 1। अगर मैं यहां लिखता सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बच्चों ये एंजाइम उस स्पीसीज से सबसे पहले निकाला गया था। फिर उसके बाद आया सेकंड नंबर वाला, उसके बाद आया थर्ड नंबर। तो उन नंबर्स को हमने रोमन नंबर से डिनोट कर दिया। दिस इज द बेसिक रूल फॉर नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं इसको आपको डिटेल में लेकर चलता हूं। यहां पर E इज रिप्रेजेंटिंग जीनस ऑफ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का बच्चों नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है, उसका जीनस है इशेरिकिया। बहुत ही कॉमनली यूज होता है माइक्रोब, जो कि जेनेटिक फील्ड में भी यूज होता है, हमारी लैब में भी यूज होता है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम इशेरिकिया को यूज करते हैं। तो E
stand for genus of that bacteria. Second and third letter C and O represent species, that is called coli. C-O-L-I. We always write the first letter of species in small. Clear? Fourth letter represent strain. यहां पर बच्चों जो strain है R, उसका फुल फॉर्म होता है RY13. अब बच्चे पूछेंगे सर ये तो चलो हमने याद कर लिया कि R का फुल फॉर्म RY13 है, यहां D होता तो हम क्या लिखते, यहां M होता तो हम क्या लिखते। तो बच्चों इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहां D लिखा है, अगर आप यहां सिंगल D भी लिख दोगे तो दैट विल बी करेक्ट। अगर यहां M लिखा है, अगर आप यहां M भी लिख दोगे तो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि यहां पर एटलीस्ट एक बार आपको R का फुल फॉर्म RY13 लर्न हो जाएगा। इसके बाद आपको जितने भी एंजाइम्स मिलेंगे उनके नॉमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उस लेटर को डायरेक्ट यहां लिख सकते हो। क्लियर? और दिस रोमन नंबर इज डिनोटिंग ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो यहां पर ये रोमन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड। सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट किया गया वो यही था। दिस थिंग इज क्लियर? यस और नो? देखो बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। अभी हम बात कर रहे थे हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाइंड सेकेंड और हिंड 2। देखो बच्चों दिस इज द फर्स्ट लेटर, इट डिनोट genus of that bacteria and that is Haemophilus. आपको आपके बुक में आपके चैप्टर्स में जो भी शॉर्ट नेम मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, और अगर आपको उनके फुल फॉर्म को निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली SMS मी, आई विल जस्ट पुट दैट full name on that comment. Clear this thing? Haemophilus. This second and third letter, this denote species, that is influenzae. Haemophilus influenzae. अब देखो बच्चों यहां पर जो फोर्थ लेटर है that is representing strain. We will just write D. Nothing else. And this Roman number is representing कि ये हिंड सेकेंड उस Haemophilus influenzae से कब निकाला गया होगा? सेकेंड टाइम। इसके पहले फर्स्ट निकल चुका होगा। अब बच्चों के ब्रेन में यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर जब इस एंजाइम को हम फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह रहे हैं तो ये सेकंड कैसे हो सकता है? फर्स्ट कहां गया? तो बच्चों हिंड फर्स्ट भी एक्सट्रैक्ट किया गया था, बट वो एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट किया गया उसकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी बाद में डिस्कवर हुई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इस एंजाइम की पहले डिस्कवर हुई, इसीलिए इस एंजाइम को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। क्लियर दिस थिंग? सो दिस वन इज सेकेंड टाइम आइसोलेटेड। My dear students, H stand for Haemophilus, IN stand for species, that is influenzae, D stand for strain, that is D, and second time isolated. There are many examples which you can send me.
आई विल गिव द आंसर्स। और अगर आप सर्च कर सकते हो तो आपको उनको लर्न करना इजी होगा और आप एक प्रॉपर चार्ट बनाकर सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो भी आपके सिलेबस में है आप उनको लिख सकते हो। अदरवाइज जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे मुझे जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलेंगे मैं उनको आपको सामने लिखता जाऊंगा। क्लियर दिस थिंग? सो दिस वाज अबाउट nomenclature of restriction endonuclease. Clear this thing? Okay? बच्चों अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को कट करता है। बच्चों मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ बातें और भी जान लेते हैं कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने जा रहा होता है तो सबसे पहले वो उस डीएनए मॉलिक्यूल को चेक करता है। इट इंस्पेक्ट दैट डीएनए मॉलिक्यूल दैट फ्रेगमेंट्स जिसको इसको कट करना है। और बच्चों हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करके एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट करता है। उस सीक्वेंस को जिसको रीड करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज उस साइट पर कट लगाता है, इंसिजन लगाता है, that sequence is basically called palindromic sequence। बच्चों उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? That sequence is called palindromic sequence। अब ये palindromic sequence होता क्या है? What do you mean by palindromic sequence? आपने बच्चों जब छोटे में कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स सुने होंगे जिनको हम चाहे स्टार्टिंग से रीड करें चाहे हम लास्ट से रीड करें, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, रीडिंग है, दैट एक्चुअली बिकम सेम। कैसी रहती है वो? सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वर्ड स्टडी करते हैं मैडम। आप इस वर्ड को बच्चों चाहे यहां से स्टडी करो, चाहे यहां से रीड करो, चाहे यहां से रीड करो, इट विल बी सेम। हम वर्ड यूज करते हैं मलयालम। मलयालम वर्ड को चाहे आप स्टार्टिंग से प्रोनाउंशिएट करो चाहे एंड से करो, दैट प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम। ऐसे ही डीएनए पर बेस पेयर का एक ऐसा सीक्वेंस होता है बच्चों जिसकी रीडिंग सेम होती है। अगर हम उसका रीडिंग फ्रेम सेम रख रहे हैं तो जो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है दैट विल बी सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखो बच्चों, सपोज this one is our DNA strand which contain 3 end, 5 end, 3rd end, 5th end। अगर बच्चों हम पहले वाले स्ट्रैंड पर जो ऊपर है, अगर हम उस सीक्वेंस को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं 3rd एंड से, तो हम इस नीचे वाले स्ट्रैंड पर भी उस सीक्वेंस का रीडिंग फ्रेम सेम रखेंगे। मतलब हम उसको किस एंड से रीड करेंगे? 3rd एंड से, ऑन बोथ स्ट्रैंड। अगर हम उसको 5th एंड से रीड कर रहे हैं एक स्ट्रैंड पर, तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी हम उसको 5th एंड से ही रीड करेंगे, देन इट विल बीकम सेम। और बच्चों ऐसे ही सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पर मैंने एक सीक्वेंस लिखा GAATTGT
टी सी। हम इसको रीड कर रहे हैं यहां से थर्ड एंड से। इसकी रीडिंग क्या आ रही है बच्चों? GAATTC। क्लियर? अब अगर ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जिस पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रहते हैं, तो बच्चों सी किससे कंबाइंड होता है? जी से। टी किससे कंबाइंड होता है? ए से। टी किससे कंबाइंड होता है? ए से। ए किससे कंबाइंड होता है? टी। ए कंबाइंड विथ टी, जी कंबाइंड विथ सी। अब आप इसको रीड करिए। अगर आप इसको इस स्ट्रैंड पर थर्ड एंड से रीड कर रहे हो तो इट विल बी GAATTC। अब आप इसको इस स्ट्रैंड पर भी थर्ड एंड से रीड कर रहे हो, it will be same GAATTC. And guys, this type of sequence is called palindromic sequence. Restriction endonuclease enzyme ऐसे ही कुछ सीक्वेंस को डीएनए के मॉलिक्यूल पर सर्च करता है और उन सीक्वेंस को फॉस्फेट और शुगर बॉन्ड की साइट पर ब्रेक करता है। अब बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कहां पर कट करेगा? उस बेस पर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कहां पर कट करेगा? उस बेस पर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की दो मैकेनिज्म हमारे सामने आती हैं, हम उन मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्लंट एंड मैकेनिज्म। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड फ्लश एंड मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म होती क्या है? बच्चों, आपने नाइफ देखा होगा। नाइफ में शार्प प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। जब वो प्रोजेक्शंस स्मूथ हो जाते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं कि हमारा जो नाइफ है वो ब्लंट हो गया है। यस और नो? वो जो प्रोजेक्शंस थे, उन प्रोजेक्शंस का यहां पर क्या मतलब है? क्यों हमने यहां पर ब्लंट एंड वर्ड यूज किया? देखो बच्चों, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस है थर्ड एंड से CCC GGG। आप इसको फिफ्थ एंड से भी रीड कर सकते हो। क्लियर? जब यहां फिफ्थ एंड से करोगे तो यहां पर भी फिफ्थ एंड से करना होगा। नाउ G कंबाइंड विथ C, कॉम्प्लीमेंट्री। C कंबाइंड विथ G, लाइक दिस। क्लियर? अब देखो बच्चों, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर पर कट करता है। यहां पर एक और चीज आप लोग सीखेंगे। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस स्ट्रैंड पर C और G के बीच में कट कर रहा है तो इट विल कट ऑन द सेम साइट ऑन डिफरेंट स्ट्रैंड ऑल्सो। यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस G और C के बीच में ही कट करेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट ऑन सेम साइट, कट इन बिटवीन सेम बेस पेयर ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। यहां पर उसने C और G जस्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में कट किया। बच्चों, जब वो यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, ये डीएनए दो पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे होगा? देखो, यहां पर दो कंपोनेंट्स बनेंगे। वन इज CCC GGG।
G C C C। बच्चों, आप जब इन स्ट्रैंड्स को देख रहे हो, क्या आपको इस डबल स्ट्रैंड में कहीं पर भी एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है? एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन का मतलब है, क्या आपको इस सीक्वेंस में एक्स्ट्रा बेस पेयर दिखाई दे रहा है क्या? सॉरी, एक्स्ट्रा बेस दिखाई दे रहा है क्या, जो यहां पर तो है बट यहां अटैच नहीं है, या फिर यहां पर है बट उसका यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? ऐसा कोई बेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, ऐसा कोई शार्प एंड नहीं है। इसलिए इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्लंट एंड। ये डीएनए सीक्वेंस अपने आप में एक है, ये डीएनए सीक्वेंस अपने आप में है। इन डीएनए सीक्वेंसेस के पास एक्स्ट्रा हैंगिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक्स्ट्रा हैंगिंग स्ट्रैंड नहीं है, एक्स्ट्रा हैंगिंग बेस नहीं है, जो कहीं पर भी अटैच हो सकें, जो कहीं पर भी जुड़ सकें। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बच्चों ब्लंट एंड मैकेनिज्म। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम आते हैं सेकंड मैकेनिज्म पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्टिकी एंड मैकेनिज्म। It is also called cohesive end mechanism। बच्चों, जैसा कि नाम है, यहां पर एक्स्ट्रा स्टिकी एंड होंगे, यहां पर एक्स्ट्रा हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। कैसे होंगे? देखो बच्चों, जब मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था कि जब हम किसी माइक्रोब में इंसुलिन के जीन्स डाल रहे हैं, तो बच्चों जब हम दो अलग अलग डीएनए को अटैच करा रहे हैं, तो कंडीशन जब दो डीएनए आपस में अटैच होंगे, ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब दोनों डीएनए को कट करने के लिए हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करेंगे। एक वो डीएनए जिसमें हमें फॉरेन डीएनए, इंसुलिन का डीएनए डालना है, और एक इंसुलिन का खुद का डीएनए। दोनों डीएनए को कट करने के लिए हम सेम एंजाइम यूज करते हैं। सेम एंजाइम यूज करने से दोनों में एक ही टाइप के एंड्स डेवलप होंगे, दोनों इजीली आपस में अटैच हो सकेंगे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखो। Suppose this one is a DNA of one species, जहां सीक्वेंस है GAATTC। क्या सीक्वेंस है बच्चों? GAATTC। यहां सीक्वेंस क्या होगा? सेम GAATTC। ये एक स्पीसीज का डीएनए है। अब इसमें हमें दूसरा डीएनए अटैच करना है। इसमें भी सेम सीक्वेंस होना चाहिए, तभी तो हम अटैच कर पाएंगे बच्चों। देखो बच्चों, यहां पर दो अलग अलग डीएनए हैं। अब यहां पर हम एक एंजाइम यूज करने जा रहे हैं, दैट इज EcoR1। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बच्चों ध्यान से देखना, ये एंजाइम इस स्पीसीज के डीएनए को कट करता है G और A के बीच में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा सा दूर। यहां पर था
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सेंटर यहां पर है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा दूर। सेम अगर यहां पर वो G और A के बीच में कट कर रहा है तो यहां पर भी वो G और A के बीच में कट करेगा। Same thing will be repeated here because we are using same restriction endonuclease. It will produce cut here, it will produce cut here. ध्यान से देखो बच्चों, जब वो यहां पर कट लगाएगा तो इतना पार्ट डीएनए का सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा ये पार्ट जहां पर है सिर्फ और सिर्फ G। ये पार्ट रिमूव हो गया। यहां पर हमारे पास C है, T है, T है, A एंड A, क्योंकि ये इतना पार्ट कट हो गया। क्लियर दिस थिंग? सेम यहां पर देखो, जब ये यहां पर कट लगाएगा, ये फ्री एंड है, ये G सेपरेट हो जाएगा। क्या बचा? A A T T C। ओके, और इधर यहां पर ये फ्री एंड है तो ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा G। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, दोनों ही डीएनए में हैंगिंग बेसिस प्रेजेंट हैं। ये बेस यहां पर किसी से भी अटैच नहीं है, ये बेस यहां पर किसी से भी अटैच नहीं है। ऐसे ही एंड्स क्या कहलाते हैं? स्टिकी एंड्स। ऐसे ही एंड्स क्या कहलाते हैं? कोहेसिव एंड। यहां पर बेनिफिट देखो, अगर हम इन दोनों को पास पास अटैच करने के लिए लेकर आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वी विल यूज अनदर एंजाइम टू अटैच बोथ डीएनए, बट कहीं ना कहीं ये बेस और ये बेस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये भी आपस में एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वो सपोर्ट यहां पर नहीं था। क्लियर दिस थिंग? क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, जब हम दो डीएनए को कट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, then we use another enzyme that act as a basically DNA glue, जो डीएनए को दोनों मॉलिक्यूल्स को अटैच करने में हेल्प करती है। और बच्चों वो डीएनए ग्लू होता है डीएनए लाइगेज। जब भी हम दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की बात करते हैं, वहां पर बच्चों हम एंजाइम यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स जोड़ रहे हैं, वी विल यूज डीएनए लाइगेज। अगर हम आरएनए के मॉलिक्यूल्स जोड़ रहे हैं, वी विल यूज आरएनए लाइगेज। और जब हम अटैच करेंगे, देखो बच्चों क्या बनेगा, हियर विल बी G, यहां पर आएगा लाइक दिस, ये G है, यहां पर ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा A A T T C, और C से कंबाइंड होगा रेड वाला G। बट यहां पर C है ब्लैक वाला, और T ब्लैक वन, T ब्लैक वन, A ब्लैक वन, A ब्लैक वन। देखो बच्चों, दोनों डीएनए जुड़ गए, और जुड़ने के बाद भी सीक्वेंस सेम रहा, GAATTC, GAATTC। दैट मीन्स दो अलग अलग डीएनए को जोड़ने के बाद भी उस डीएनए से बनने वाला आरएनए डिफरेंट नहीं होगा। इससे उस माइक्रोब में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, उस माइक्रोब में म्यूटेशन नहीं आएगा, उस माइक्रोब में सडन चेंजेस डेवलप नहीं होंगे।
सिर्फ जो फॉरेन डीएनए हमने ऐड किया दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दैट माइक्रोब। इसीलिए बच्चों जब हम दो अलग अलग डीएनए को अटैच कर रहे होते हैं तो हमें कई सारे टेस्ट करने होते हैं। वहां पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होगा, क्या वो एंजाइम दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल को एक साथ कट कर रहा है, जो डीएनए मॉलिक्यूल जिसकी हमें डिमांड है उसका सीक्वेंस किस माइक्रोब से मैच कर रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें बायोटेक्नोलॉजी में चेक करना होता है। तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, जितना कि हमें पढ़ने में ये इजी लग रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम वर्क करने जाते हैं वहां पर ये सब कुछ इतना इजी नहीं होता। एनीवे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओरिजिन, मैकेनिज्म एज वेल एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूमेनक्लेचर। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार जब आप अपनी किसी भी रिफ्रेशर बुक से इस टॉपिक को रीड करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। क्लियर दिस थिंग्स? थैंक यू सो मच बच्चों। हम इसके आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट आई विल इन्फॉर्म यू गाइज कि हम उस टॉपिक पर लेक्चर लेंगे। क्लियर? थैंक यू।